नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा बिहार पॉलिटिक्स की। बिहार में चुनाव यूं तो अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है, लेकिन बिहार में चुनाव की सरगर्मी बड़ी तेज है और उसके लिए माहौल लगभग बन रहा है या बन चुका है एक तरह से कहें, और कुछ संकेत भी मिलने लगे हैं। और अभी एक बड़ी बात जो बिहार की राजनीति में बड़ी घटना के रूप में आई है वो यह है कि बिहार में जो मतदाता सूची है उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक नया फैसला किया है कि एक नई मतदाता सूची वहाँ बन रही है। पुरानी मतदाता सूची में काफ़ी बड़े पैमाने पे उसमें काफ़ी सुधार किए जाएंगे और उस पर काम भी शुरू हो गया है 25 जून से। माना जा रहा है कि 26 जुलाई तक जो है मतदाता सूची में जो तमाम जो नाम है उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर 1 अगस्त को एक सूची आएगी और फिर अगस्त के महीने में जो है जिन लोगों की कुछ आपत्तियां होंगी वो दर्ज होंगी और 31 सितंबर तक एक फाइनल मतदाता सूची होगी। उस पर काम चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला बिहार की राजनीति में क्या असर करेगा, इससे बिहार की राजनीति में जो आज घट रहा है वो क्या कुछ बदलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज बिहार में क्या हो रहा है, क्या संभावनाएं दिख रही थी। दरअसल बिहार को लेकर कई तरह की सर्वेज, कई तरह के आंकड़े जो अभी बीच में हाल में आए हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं। हालांकि इन तमाम सारे सर्वेज पे मेरा कोई यकीन नहीं है, मैं जो आमतौर पे जो ओपिनियन पोल्स वगैरह हैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक ट्रैकर जो है जिसके बारे में आपने कई जगहों पे देखा और सुना भी होगा, जो ट्रैकर बेसिकली सी वोटर का ट्रैकर है, वो काफ़ी ऑथेंटिक है और उसकी जो बेसिकली जो जानकारियाँ हैं, जो उसके आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी संकेत देते हैं। वो ओपिनियन पोल नहीं होते। तो उसके आईने में बिहार को समझने की मैंने कोशिश की तो मुझे एक बात समझ में आई कि तेजस्वी यादव बिहार में काफ़ी मजबूत स्थिति में मुझे दिख रहे थे। ट्रैकर ने बेसिकली फरवरी महीने से लेकर जून अभी जो है पिछले 2-4 दिन पहले तक लगभग 3 या 4 बार बिहार को ट्रैक किया और वहाँ के लोगों के ओपिनियन को जानने की कोशिश की। तो एक ऐसी स्थिति बनी कि भाई तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो कि फरवरी में भी लगभग 40-41% लोग उनको अपने मुख्यमंत्री पद के रूप में जो उनको पसंद करते थे। जो अब जो है जून के आखिरी ट्रैकर का जो वो आंकड़ा है उसमें लगभग 35-35.5% के आसपास लोग उनको पसंद करते हैं। बावजूद इसके कि कुल लेकर के सबसे आगे वही है। और वहीं नीतीश कुमार की बात करें जो बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे हैं, तो नीतीश कुमार जो फरवरी महीने में 18% के आसपास थे, हालांकि फिर जुलाई में कुछ चीज़ें बदली, हालांकि जून के फर्स्ट वीक में वो फिर 18% के आसपास आंकड़ा उनके पक्ष में था, या लोग 18% लोग उनको मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना चाहते थे। अब वो फिर 17.5% के आसपास आ गए हैं, तो काफ़ी पीछे हैं तेजस्वी से। इस बीच में जो सबसे खास जो आंकड़ा है वो बेसिकली उस ट्रैकर का है, वो बेसिकली प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर की छवि लगातार वहाँ मजबूत हो रही है। इस वक्त स्थिति है जो अभी हालिया ट्रैकर है, जो हालिया आंकड़े हैं उसके हिसाब से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे हैं। लगभग 18% लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद कर रहे हैं। और दूसरे चेहरों की बात करें तो सम्राट चौधरी भी 9.6%, या फिर पासवान जो हैं वो लगभग 9.9% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं उनकी बात करें तो तेजस्वी यादव काफ़ी आगे दिखते हैं। हालांकि अगर एनडीए के तीनों घटक के तीनों चेहरों की बात करें, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और पासवान, तीनों को अगर हम एक साथ रखते हैं तो देखते हैं कि भाई वो लगभग उनका भी आंकड़ा जो है 36% के आसपास है, 36-36.5% के आसपास है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर के एनडीए के जो चेहरे हैं उनको लेकर के जो पब्लिक के बीच में जो पसंद नापसंद है, उससे एक बात तो साफ है कि जो एनडीए के जो मतदाता ज़मीन पे हैं उनमें एका नहीं है, या नीतीश कुमार को एनडीए की पूरी जो लॉबी है वो मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद नहीं करती है, या नीतीश कुमार की छवि काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और जो एनडीए घटक के जो दूसरे चेहरे हैं उनको दूसरे जो घटक के साझेदार हैं वो भी उस तरह से पसंद नहीं करते, या भाजपा का जो चेहरा है सम्राट चौधरी का उसको जो है नीतीश कुमार के लोग पसंद नहीं करते। तो वो जो इंटरनल एकता है वो नहीं है एनडीए के मतदाताओं में मुख्यमंत्री पद को लेकर के। तो हो सकता है कि तीनों जो चेहरे हैं उनके आंकड़े मिला दें तो तेजस्वी यादव से ज़्यादा वो दिख सकता है या अच्छी पोजीशन में एनडीए दिखे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस तरह का अंतर विरोध है मतदाताओं के बीच में, तो चुनाव के जब पैटर्न होंगे, जब चुनाव दिखेगा, जब चेहरे घोषित होंगे, तो उस पर इसका असर पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को ये बढ़त इनसे है। और कई दूसरे आंकड़े भी कमोबेश इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कई एक दो आंकड़े जो कई एक सर्वेज आए हैं, मैं हालांकि फिर उनकी ऑथेंटिसिटी की बात नहीं करता हूं, वो भी मानते हैं कि लगभग आरजेडी या इंडिया गठबंधन जो है 1.25% या 1.4% से लगभग आगे है। 44.2% या कुछ ऐसे इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदाता हैं और वही पे 42.8 के आसपास मतदाता जो हैं वो एनडीए के पक्ष में है। मैं उसको लेकर के मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं कि वो आंकड़े बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के एनडीए गठबंधन में 2-3 चेहरे हैं जिनको अलग अलग तरीके से लोग पसंद करते हैं, तो उनके घटक दल के जो समर्थक हैं उनके बीच में कहीं न कहीं एकता की कमी होगी। और जब कोई एक चेहरा घोषित होगा चुनाव के दरमियान बीजेपी या एनडीए के द्वारा, तब उसके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। तो वो पूरे के पूरे गठबंधन को एक साथ रख पाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं उस बढ़त की पोजीशन में है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में जो सबसे मजेदार बात है, जो सबसे खास बात है, वो प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर की छवि लगभग 18% लोग उनको पसंद करते हैं। यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। हालांकि तमाम सारे सर्वेज, अभी भी एक सर्वे ने कहा कि भाई प्रशांत किशोर को 2.कुछ% वोट मिलेंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि अगर 18% लोग प्रशांत किशोर को बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर की छवि लगातार 4 महीने में मजबूत हो रही है, तो एक बात तो तय है कि बिहार में वैकल्पिक राजनीति की जमीन बनने लगी है। बिहार में दोनों ही गठबंधन से लोग निराश हैं और इसके बीच में प्रशांत किशोर एक बड़े पॉजिटिव मॉडल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जमीन बड़ी पुख्ता हो रही है। प्रशांत किशोर को इतना बड़ा समर्थन तब मिल रहा है जब उनके पास कोई जाति समूह नहीं है, कोई सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में इस तरह से नहीं है। तो बिहार में एक तरह से नए पॉलिटिकल फोर्स के रूप में बिहार के सपनों को साकार करने वाले चेहरे के रूप में प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं। यह चैलेंज नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के लिए था। तो अब तक की स्थिति ये बन रही थी कि जो मेरी अपनी समझ है, मेरा मानना था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए थे। तेजस्वी यादव को भले बढ़त दिख रही थी क्योंकि एक सामाजिक समीकरण है जो इंटैक्ट रहा होगा, या एनडीए हो सकता है उनसे पीछे हो, या हो सकता है एनडीए आगे हो, लेकिन प्रशांत किशोर अगर 18% पे आज है और जब चुनाव होंगे और दोनों गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेंगे, 2 ही गठबंधन मैदान में है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में अच्छे प्रत्याशी मैदान में ऐसे होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियंस। और प्रशांत किशोर जब उनको मैदान में उतारेंगे तो उनकी अपनी सामाजिक समीकरण भी प्रशांत किशोर के पक्ष में काम करेगा। अगर चीज़ें ठीक बैठती तो प्रशांत किशोर एक बड़े दावेदार होते हैं, या एक तरह से कहते हैं कि बिहार की चाबी प्रशांत किशोर के हाथ में जाने की बड़ी संभावना होती है। ये मेरा अपना आकलन है। मेरा मानना था कि अब तक स्थितियां कमोबेश यही थी कि प्रशांत किशोर एक बड़े प्लेयर बन सकते थे, बिहार के भविष्य को तय करने वाले एक बड़े नेता बन के उभर सकते थे प्रशांत किशोर। इसका फायदा शायद एनडीए को भी होता, जिसके बारे में कहा था प्रशांत किशोर फिर कोई नए समीकरण साधते चुनाव के बाद, या तेजस्वी को सत्ता से पीछे घसीट लेते प्रशांत किशोर। कमोबेश इस तरह की स्थिति थी। तेजस्वी की जो राह जो आसान दिख रही थी वो प्रशांत किशोर के लगातार बढ़ते ग्राफ से मेरा अपना मानना था कि उसमें बड़े बोरी थे। और तेजस्वी यादव की ग्राफ के गिरने का बड़ा कारण था तेजस्वी यादव पर तब नया कुछ पॉलिटिकल नहीं था बीच में। लेकिन इसी बीच में ये जो चुनाव आयोग का नया मसौदा आ गया कि भाई चुनाव आयोग बिहार में नई मतदाता सूची बनाएगा। मतदाता सूची को बनाने का काम शुरू हो गया, उसकी घोषणा कर दी गई और 2 महीना के अंदर मतदाता सूची बन जाएगी, उसकी आपत्तियां दर्ज हो जाएंगी और फिर 31 सितंबर तक नई मतदाता सूची आ जाएगी। सर, चुनाव आयोग का यह फैसला कहीं न कहीं माना जा रहा है कि भाई उसके पीछे कोई एक पॉलिटिकल मोटिव होगा, सरकार का मोटिव होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये लोग आरोप लगाते हैं अपोजिशन के लोग, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तो तय है कि आनंद फानंद जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार को लेकर के इस तरह की घोषणा की, उसके लिए समय इतना कम लिया, वो कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े करती है कि भाई इतने जल्दी इतने कम समय में इस तरह का जो है मतदाता सूची में बड़ा सुधार कैसे हो सकता है। क्योंकि इस तरह का जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2003 में किया गया था, देश भर में चुनाव आयोग ने किया था और उस मतदाता सूची को सही करने में 2 साल लगे थे। बावजूद इसके मतदाता सूची में बहुत सारी खामियां थी। आज भी मतदाता सूची में नाम गलत है, आयु गलत है, एड्रेसेस गलत हैं। ऐसे में कोई मतदाता सूची 2 महीने में बन जाएगी और बड़ी सही होगी, निश्चित रूप से उसको इतना आसान नहीं है। तो इस तरह का एडवेंचरस काम अगर चुनाव आयोग ने लिया है तो उसके पीछे चुनाव आयोग की अपनी मोटिव होंगी, हो सकता है उसके पीछे कोई गवर्नमेंट की पॉलिटिकल मोटिव है। मैं इसको न तो उसको पक्ष में मैं जाना चाहता हूँ, न तो इसको मैं इंडोर्स कर रहा हूँ।
भाई कहने के लिए तो ये पोजीशन है, भाई तेजस्वी यादव और बाकी लोगों का मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स एक तरह से चुनाव आयोग के फैसले को एंडोर्स भी कर रहे हैं। वहीं पे हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मतगणना या मतदाता सूची बनाने के बहाने जो है एक तरह से एनआरसी की ज़मीन तैयार की जा रही है, क्योंकि जो मतदाता सूची बन रही है उसके बारे में एक समझ है कि भाई जो 2003 के पहले के मतदाता सूची में दर्ज हैं उनका तो बस नाम का वेरिफिकेशन होगा, उनके कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, बात वहाँ तक निपट जाएगी। लेकिन 2003 के बाद जो लोग मतदाता सूची में शामिल हुए हैं उन लोगों से उनका बर्थ सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाएगा, उनसे उनके पेरेंट्स में से किसी एक का जो है बर्थ सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, और जो नए लोग दर्ज होंगे उनसे तो दोनों पेरेंट्स का प्लेस ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उनका पेरेंट्स का और उनका भी। तो ये पूरा का पूरा जो बड़ा समूह है, लगभग माना जा रहा है कि लगभग ये 2,90,00,000 के आसपास लोग हैं जो मतदाता सूची में 2003 के बाद दर्ज हुए हैं, या जो नए मतदाता मिलाएंगे लगभग 3 करोड़ के आसपास मतदाता है। इनको एक तरह से अपना वेरिफिकेशन करने के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और 4,90,00,000 के आसपास मतदाता जो पहले से हैं उनको भी कहीं न कहीं अपने आप को वेरीफाई कराना होगा। दरअसल कुल बिहार में 7,89,00,000 के आसपास मतदाता हैं, या कुल हो जा करके मान लीजिए कि नए मतदाताओं को जोड़ेंगे तो 8 करोड़ के आसपास मतदाता हो जाएंगे। तो उसमें लगभग 5 करोड़ या 4,89,90,00,000 के आसपास मतदाताओं के लिए वेरिफिकेशन कराना है। मान लीजिए वहाँ चीज़ें आसान हो सकती हैं, लेकिन बाकी मतदाता लगभग 3 करोड़ के आसपास, उनके लिए वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देना, अपने लिए अपना नाम को दर्ज करवाना एक बड़ी चुनौती होगा। और खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में जहाँ बड़ी संख्या में लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, पलायन करने वालों की संख्या जहाँ 3 करोड़ के आसपास है, और उसमें भी गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, उनके लिए अपने आप को वेरीफाई करा पाना शायद आसान नहीं होगा। और फिर उनकी आपत्तियां दर्ज होंगी, उन आपत्तियों पे फैसला होगा, काफ़ी सवाल खड़े होंगे। और कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि इस पूरे के पूरे फैसले से गरीबों पिछड़ों को बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि जो बाहर माइग्रेट करके गए हैं उसमें से ज़्यादातर वही लोग बाहर मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाते हैं जो गरीब और पिछड़े होते हैं। वो बेचारे अपने राज्यों में तो मतदाता सूची में है ही, जहाँ वो कभी वोट नहीं करते हैं, और दूसरे राज्य में जाने के बाद वहाँ उनका मतदाता सूची में कभी नाम दर्ज नहीं होता, क्योंकि उनके पास एड्रेस नहीं होता है, एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, भाड़े का घर नहीं ले पाते हैं। ये गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं इनको गांव में लौट करके अपने लिए इस चुनाव के लिए अपने नाम को मतदाता सूची में दर्ज कराना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं मतदाता सूची में दर्ज अगर न होने पे कुछ सवाल भविष्य के लिए भी खड़े हो सकते हैं। एक भय का भी माहौल बन गया है या बनने लगा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब सवाल है कि लोग काम धंधा छोड़ करके लौट करके मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट जुटाएंगे, ये कितना मुश्किल काम है। खासतौर पे गरीब परिवारों के साथ तो एक खास बात है कि भाई वो ज्वाइंट फैमिलीज नहीं है, घर में बीवी बच्चे रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट तो भूलिए, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, भाई बर्थ सर्टिफिकेट, उनका स्कूल का सर्टिफिकेट, जहाँ बड़ी संख्या में लोग स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं मदर और फादर में, और उसके लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना 1 महीने में कितना मुश्किल खेल होगा। तो एक तरह का इससे काफ़ी विवाद होगा। और एक बात तो तय है कि हो सकता है काफ़ी लोग मतदाता सूची से बाहर चले जाएं। अब इसको कुछ लोग दूसरे तरह से देखते हैं, उनको लगता है कि भाई मतदाता सूची से जो काफ़ी लोग बाहर चले जाएंगे वो तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भारत के नागरिक नहीं होंगे, और ब्ला 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 बहुत सारी बातें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उनको लगता है कि मतदाता सूची में जो लोग रजिस्टर होंगे, खासतौर पर वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पहले से मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है, वो मतदाता सूची में रहेगा। या पॉलिटिकल फोर्सेस जो पावर में हैं वो अपने लोगों के लिए वेरिफिकेशन करा लेंगी, और गरीब और पिछड़े वर्ग की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपने लोगों के लिए वेरिफिकेशन करा पाना, उनके लिए खड़ा हो पाना, उनको बुला पाना, उनसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस बड़ा तबका जो पिछड़ों और गरीब तबके का है वो इसमें मतदाता सूची से बाहर भी जा सकता है, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये अपोजिशन के लोगों का भय है, उनको लगता है ये हो भी सकता है। मेरा अपना मानना है कि अगर मतदाता सूची बन जाती है तो निश्चित रूप से यह प्रॉब्लम होगी, और पिछड़े गरीब इन लोगों को बड़ी दिक्कतें होंगी, माइनॉरिटी को दिक्कतें होने वाली हैं इसमें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जितना विवाद होने जा रहा है इसमें, जिस तरह के बवाल खड़े होंगे इसमें, उससे पिछड़ों, गरीबों और दलितों के बीच में एक बड़ी सामाजिक गोलबंदी भी हो सकती है। माइनॉरिटी और पिछड़े दलित तक कहीं इकट्ठा हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मोमेंटम कहीं न कहीं उनके खिलाफ साजिश की तरह दिख रहा है उनको, या अपोजिशन इस बात को पुश करने में सफल हो गया। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि ये साजिश है इसके पीछे। अगर यह बात लोगों के दिमाग तक चली गई तो खासतौर पर पिछड़े और गरीब तबके के लोग
माइनॉरिटी के लोग अगर वो लामबंद हो गए तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी बढ़त बन सकती है, एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है इंडिया गठबंधन। तब एनडीए की राजनीति भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। नीतीश कुमार की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा मतदाता वापस निकल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज बिहार में जब समाज का तबका एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए अपनी चुनौतियां हैं। तो मेरा अपना मानना है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है कहीं ना कहीं ये उल्टा बैठ सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। और अगर ये हो गया तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को बढ़त होगी, और जो प्रशांत किशोर का जो मॉडल है, जो बेहतर परफॉर्म करते दिख रहा है, वो भी कहीं फंस सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर तमाम सारे बेहतर आइडियाज़ लेके बिहार के लिए सपने बो रहे हैं, लेकिन बिहार में जब गरीब, पिछड़े, दलित इस सवाल पे अगर लामबंद हो गए कि भाई उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, मतदाता सूची से बाहर चले गए हैं, उसके लिए चुनाव आयोग ने साजिश किया है, तब उनके लिए भी दिक्कतें पैदा होंगी। तो खासतौर पे माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े अगर कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस सवाल पे गोलबंद हुए तो बिहार की राजनीति बदल जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि चुनाव आयोग ने चाहे जो किया हो, चुनाव आयोग की चाहे जो मंशा रही हो, एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग अगर इस बात को आगे लेके जा पाता है और अपोजिशन इसके खिलाफ अगर लामबंद होकर के सक्रिय रूप से इसको उठाता है ठीक से, तो हो सकता है इसका बड़ा फायदा अपोजिशन को हो, इंडिया गठबंधन को हो, और एक तरह से ये बैकफायर कर जाए एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुल देकर के जो मुझे समझ में आ रहा है बिहार की राजनीति के बारे में अब तक, हालांकि अभी कल क्या होगा, चुनाव आयोग इस फैसले पे कितना अडिग रहेगा, ये फैसला कारगर हो जाएगा, अल्टीमेटली नई मतदाता सूची आएगी, ये सब बात की बातें हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल देकर के अगर ये विवाद मामला आगे बढ़ा तो बिहार में बहुत विवाद होगा, और इस विवादों का फायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और अपोजिशन को मिल सकता है, या एनडीए के लिए बैकफायर कर सकता है। तो कुल देकर ये मेरी बेसिक समझ है जो बिहार की राजनीति पे अब तक की है। कल बहुत कुछ बदलेगा, हम सब की बिहार पे नज़र है। बात करेंगे फिर कभी किसी और विषय पे, या बिहार में कोई नई बात आती है उसको लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।